जय हिंद दोस्तों। हम गणित पेडागोजी का अध्याय 7 पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसी वीडियो में 7 अध्याय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पिछली वीडियो में क्या पढ़ रहे थे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। पिछली वीडियो में पार्ट 1 जो है अध्याय 7 का, उसमें हम गणित शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। आगमन और निगमन विधियाँ हमने उसमें कंप्लीट पढ़ ली थी। उससे आगे हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, गणित पेडागोजी के हम अध्याय 6 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गणित विषय और हिंदी विषय भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उन सभी की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है। इस अध्याय को इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस सेट PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव की आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। इसके बाद जल्दी ही हम 2-4 दिन में पर्यावरण की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों देखिए इस वीडियो को ध्यान से। जो गणित शिक्षण की जो विधियां हैं मोस्ट IMP, इनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, अभी तक इस अध्याय से अधिकतम 5 प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछते हुए आए हैं। तो 2 हमने जो विधियां थी गणित शिक्षण की वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। उससे आगे की जो गणित शिक्षण की विधियां वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। आज की वीडियो भी हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना चूंकि हमें इसी वीडियो में इस अध्याय को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, विश्लेषण विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिक मेथड, ठीक है। यानी कि जो विश्लेषण विधि होती है, देखिए जो गणित विषय होता है उसको पढ़ाने का या समझाने की कई सारे मेथड होते हैं, कई सारी विधियाँ होती हैं। चूँकि आगमन और निगमन, ठीक है, 2 विधि हम कल पढ़ चुके हैं। आज तीसरी विधि है विश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड, ठीक है, जिसको हम एनालिसिस विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए इस विधि में क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। इससे प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछते हैं मैं इसको भी आपको बीच में बताते जाऊंगा, और जैसे ही इसके प्रैक्टिस सेट देखेंगे उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में जाते हैं, तो ऑप्शन मिलेगा एक विश्लेषण विधि, तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अभी और समझ में जाएगा। हम देखिए इस विधि में क्या होता है, अज्ञात होता है, जो भी कुछ होता है हमें कुछ पता नहीं होता इसका आंसर, यानी अज्ञात होता है। अज्ञात से हम ज्ञात की ओर इस विधि में जाते हैं, ठीक है। अज्ञात से ज्ञात, इतना याद रखना, अज्ञात से ज्ञात किस विधि में जाते हैं, विश्लेषण विधि में जाते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी समस्या की तह तक पहुंचना, यानी कि विश्लेषण विधि में क्या होता है, किसी भी समस्या की तह तक हम पहुंचते हैं, ठीक है। उसकी जो मूल इकाई है वहां तक पहुंचने का कार्य हम विश्लेषण विधि में करते हैं। इसका नाम ही विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस किसी चीज़ का जब आप करते हैं तो छोटी छोटी बारीक चीज़ पर आप गौर करते हैं और उसकी तह तक यानी गहराई तक पहुँचते हैं, वो हमारी विश्लेषण विधि होती है, यानी कि एनालिटिक मेथड, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, एक मेन पॉइंट यहाँ से इसको याद रखना, अज्ञात से ज्ञात किसमें, विश्लेषण विधि में पॉइंट है, ठीक है। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको ये जरूर याद रखना। थोड़ा सा वीडियो का ब्राइटनेस भी ठीक कर लेता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्लेषण जो विधि है इसका प्रयोग कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो जो विश्लेषण विधि है इसका प्रयोग रेखा गणित में होता है, यानी कि ज्योमेट्री, बीज गणित, एलजेब्रा में इसका प्रयोग होता है, अंक गणित, नंबर सिस्टम में। इन सभी की जो प्रश्न होते हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम होती हैं, इन सबको सॉल्व करने के लिए जो विश्लेषण विधि होती है यानी कि एनालिटिक मेथड होती है, इनको एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेखा गणित में किस एक विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे कि विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित, इन सब में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझना और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक आपके सामने प्रमेय दी जाती है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है। ऐसी प्रमेय आपने पढ़ी होगी पहले। तो आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आए कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, और 2 समकोण, चूंकि एक समकोण 90 डिग्री तो दूसरा भी 90 कितना 180, और तीनों कोणों का योग भी 180। तो इसको हमें सिद्ध करना है, ऐसा आपके सामने आ गया। तो देखिए किसका प्रश्न हो जाएगा, तो ये अपने आप में किसका, रेखा गणित का प्रश्न हो गया, ठीक है।
तो इसका प्रयोग रेखागणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। तो आपने इसको पढ़ के समझ लिया, रेखागणित का सवाल है। तो जिस प्रकार से सवाल आएंगे वो किस में रहते हैं, हमारे रेखागणित। तो अभी हमने देखा जो रेखागणित है, रेखागणित में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग रेखागणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। जैसे कि आपने इसको बहुत सुना होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसे सिद्ध कीजिए। आपने इसको काफ़ी बार पढ़ा होगा, सुना होगा, यदि आपने थोड़ा बहुत भी गणित कहीं पर भी पढ़ा होगा तो। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है विश्लेषण विधि में, पहला पॉइंट हमने मेन इसमें देखा, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें पहले हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, अज्ञात होता है सब कुछ हमारे सामने। इसके बाद अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि किसी भी समस्या की हम तह तक पहुंचने का कार्य विश्लेषण विधि में होता है। ठीक है, और इस विधि का प्रयोग ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इन सब की समस्याओं को सॉल्व करने में किया जाता है। ठीक है, इनको याद रखने, की पॉइंट याद रखेंगे तो प्रश्न इजीली बना पाएंगे। चूँकि हर एक विधि के अपने आप में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो हम इस विधि के भी कुछ गुण और दोष को जान लेते हैं, वहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर जो विश्लेषण विधि है, इसके क्या क्या गुण होते हैं और परीक्षा में पूछे जाएं तो इसके गुण आप इजीली बता पाएंगे। तो सबसे पहला गुण है इसका कि स्वयं समस्या का समाधान करने और हल खोजने पर बल देती है। जो विश्लेषण विधि होती है इसमें क्या होता है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, सब कुछ अज्ञात होता है। तो बालकों के समक्ष क्या होता है कि जो समस्या उसका स्वयं ही उसको हल खोजना है, उसका समस्या का समाधान करना है, तो ये खोजने पर बल देती है और समस्या के समाधान करने के लिए बच्चों को प्रेरित करती है। तो ये विश्लेषण विधि का एक क्या हो गया, गुण हो गया। स्थायी ज्ञान उत्पन्न करती है, जब बच्चा स्वयं ही खोजेगा, उसका स्वयं खोजकर हल उत्पन्न करेगा तो क्या होगा, तो स्थायी ज्ञान उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, और अगला इसका क्या गुण होगा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। जब बच्चे के समक्ष बहुत सारी समस्या होंगी और उनसे बच्चा खुद ही अपना आंसर निकालेगा, तो ये एक वैज्ञानिक क्या विधि कहलाती है इस प्रकार से। तो इसको याद रखना, परीक्षा में से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आपके सामने नाम दे दी जाएगा, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना, देख लेना कि मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है यहाँ पर, विश्लेषण विधि। कुछ और भी हैं मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, है ना, कुछ अमनोवैज्ञानिक भी हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, जिसके गुण में मैंने आपको जो भी विधि बताई है। ठीक है, अगला गुण है बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। विश्लेषण जो विधि होती है, बच्चों के सामने क्या समस्या देते हैं तो वो एनालिसिस करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनमें अपने आप इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है। इस विधि का एक गुण हो गया। खोज करने की क्षमता का विकास ये विधि डेवलप करती है बच्चों में। ठीक है, तो एक क्या होगा, एक विश्लेषण विधि के अपने आप में गुण हो गए। ठीक है, तो गुण हमने देख लिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कौन कौन से गुण होंगे तो गुण आप बता पाएंगे। तो हमें इसके हर विधि के चूंकि गुण होते हैं तो उसके कुछ दोष भी होते हैं, तो दोष भी देख लेते हैं। तो इस विधि के क्या क्या दोष होंगे, तो दोष यहाँ पे देखिए इसमें अधिक समय लगता है। चूँकि बच्चों के सामने जब हम समस्याएं रखते हैं तो बच्चा खुद ही उनको एनालिसिस करेगा, सॉल्व करेगा, तो चूँकि जाहिर सी बात है अधिक समय तो लगेगा। तो एक इसका दोष जरूर होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को एक समय पर हमें क्या कराना होता है, जो शिक्षक होता है, परीक्षा भी उसके नज़दीक होती है। तो इस विधि से यदि बच्चों को शिक्षक सवाल हल कराएगा तो बहुत अधिक समय लगेगा और पाठ्यक्रम हो सकता है समय पर ना हो। तो इस विधि का एक दोष हो गया। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। क्यों मानी जाती? क्योंकि छोटे बच्चे हो सकता है छोटे बच्चे अपने आप में इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि उनके सामने समस्याएं रखें और उसमें किसी प्रकार से वो अपना तर्क या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है, चूँकि छोटी कक्षा के विद्यार्थी उतने उनका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ होता है, तो इस विधि का उपयोग हम छोटी कक्षाओं में नहीं कर सकते। अगला दोष इसका होगा, कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। जब विश्लेषण विधि कक्षा में पढ़ाई जाती है तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि एक कुशल, यानी कि एक जो अच्छा टीचर है, अच्छा टीचर इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जो टीचर है उसको ही विश्लेषण विधि वो माहिर नहीं होगा, इसमें इसका स्किल डेवलप नहीं होगा, तो बच्चों को भी पढ़ाने में सहज महसूस नहीं करेगा, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक इसका दोष ये भी हो गया। अगला है तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है। चूँकि विश्लेषण विधि में इसमें हमने देखा कि लॉजिकल जो पावर है, यानी कि जो तर्क शक्ति, इसकी ज़रूरत बच्चों में होती है। और हमने देखा है कि चूँकि एक ही कक्षा में सभी बच्चे क्या होते हैं,
एक जैसे नहीं होते, कुछ अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के भी होते हैं। तो सभी के लिए विश्लेषण विधि कक्षा में कारगर साबित नहीं हो सकती। तो ये इस विधि के दोष होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको विश्लेषण विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए हम अगली विधि की ओर बढ़ते हैं, संश्लेषण विधि। चलिए देखिए अगली जो है संश्लेषण विधि, देखिए इसका इंग्लिश में नाम मिलता है सिंथेसिस मेथड। ठीक है, देखिए इस विधि से यदि शिक्षक पढ़ाएगा तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि संश्लेषण विधि होती क्या है, इसके फिर हम आगे गुण दोष भी देखेंगे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि संश्लेषण विधि क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इनको लेकर पहले हम इसको जानते हैं। संश्लेषण विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंथेसिस मेथड। इसका क्या बेनिफिट होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिंथेसिस जो मेथड है इसको समझते हैं। देखिए यह विधि विश्लेषण विधि की विपरीत है। यदि आपने विश्लेषण विधि अभी पढ़ ली है तो जस्ट उसकी अपोजिट यानी कि उसका हम विपरीत कर दें तो हमारी संश्लेषण विधि हो जाती है। जैसे कि हमने आगमन विधि पढ़ी थी, आगमन विधि का अपोजिट कौन थी, निगमन विधि। एक विधि को पढ़ी है उसका अपोजिट निगमन हो गई आगमन की, और हमने विश्लेषण विधि चूंकि पहले पढ़ी है तो उसका विपरीत संश्लेषण विधि हो गई। तो आप एक को अच्छे से समझ लें, दूसरे को उसका विपरीत कर लेंगे, तब भी इसके प्रश्न परीक्षा में बना पाएंगे। ऐसा याद भी रखना, परीक्षा में हो सकता है पूछ ले कि संश्लेषण विधि किस विधि की विपरीत है, तो विश्लेषण विधि की विपरीत, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें देखना ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ध्यान से प्रश्न समझना, हमने अभी देखा किसमें, विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते थे, चूंकि इस संश्लेषण में क्या हो रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस एक विधि में जाते हैं, तो इसमें संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब आपके लिए। आगे देखिए इसमें संश्लेषण विधि में होता क्या है कि छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर, यानी कि छोटे छोटे खंडों को हम जोड़ते हैं, यानी संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। जब छोटे छोटे खंडों को जोड़कर हम क्या करते हैं, इनको प्रयोग करके हम आगे बच्चों को समझाते हैं, वो एक संश्लेषण विधि होती है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि एक छोटा सा खंड है, यहाँ से A = B, जैसे कि हमें ज्ञात है, प्रश्न में दिया है, ध्यान से समझना, अभी समझ आ जाएगा। B = C हमें दिया यहाँ पे ज्ञात है। ठीक है, A = B और B = C। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A = B और B = C ज्ञात है। तो हमें चूंकि हम बता सकते हैं A = B है और B = C है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A बराबर क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों को एकत्रित करके हम संश्लेषित करके हम जानकारी निकाल सकते हैं। तो अतः यहाँ से हम क्या करते हैं, अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात जो खोज है उसकी हम जानकारी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई, जो ज्ञात बातें हैं उनका प्रयोग करके हम जो अज्ञात, जो चूंकि जो हमें पता नहीं है, उनकी खोज जानकारी हम इस विधि में, संश्लेषण विधि में हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपके लिए। तो संश्लेषण विधि आपने समझ ली। इसमें मेन पॉइंट हमारा क्या था कि एक तो ये विश्लेषण विधि की विपरीत है और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें छोटे छोटे खंड से हम जानकारी प्राप्त कर हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी मेन थी जो थ्योरी हमने समझ ली है। अब इसके हम गुण और दोष दोनों जानते हैं, इनसे भी परीक्षा में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ब्राइटनेस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो तो आप उससे गौर मत कीजिएगा, जो आपका कंटेंट बस आपको देखना चाहिए। एक चीज़ और, आपको वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम आती है, इसका आप थोड़ा सा जो वीडियो क्वालिटी है 360p से 480p पर कर लेंगे तो और बेहतर क्वालिटी आपके लिए दिख पाएगी। तो संश्लेषण विधि, इसके गुण देखिए, इसके गुण क्या क्या होते हैं। एक तो सबसे सरल होती है, सूक्ष्म और क्रमबद्ध होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले ही ज्ञात होता है। ठीक है, क्यों ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं, चूंकि दिया है, ज्ञात है ना, इस प्रकार से सूत्र नियम कुछ दिए होते हैं, उसके बाद हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए इसके गुण में सूक्ष्म, सरल और क्रमबद्ध होती है। जब हमें सब कुछ मालूम होता है तो इसमें कम समय लगता है सॉल्व करने में। बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो इसमें कम समय लगता है। ठीक है, और बच्चों को जल्दी भी समझ आती है। मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि संश्लेषण विधि में क्या होता है कि छोटे छोटे खंडों में जानकारी बच्चों को दी जाती है और उन खंडों को जोड़कर क्या एक संपूर्ण जानकारी बच्चों को समझाई जाती है, जिससे बच्चे क्या होता है, मंद बुद्धि वाले छात्र भी आसानी से समझ पाते, तो उनके लिए उपयोगी होती है। अगला पॉइंट है, ज़्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से ही हल की जाती हैं, यानी कि जो गणित की आप ज़्यादातर समस्याओं को देखेंगे वो संश्लेषण विधि से ही सॉल्व की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो संश्लेषण विधि के गुण आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके हम कुछ दोष और है,
दोष को और देख लेते हैं। चलिए देखिए संश्लेषण विधि के दोष क्या क्या हो सकते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पर रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है सब कुछ तो प्रश्न में दिया होता है, बस उनको जोड़कर बच्चों को एक हल प्रस्तुत करना होता है। शिक्षक को भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। तो इसमें क्या होता है बच्चे एक रटने की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित हो जाती है, तो इसका दोष हो गया। दूसरा अन्वेषण क्षमता, यानी कि खोज करने की क्षमता का विकास बच्चों में नहीं हो पाता, क्योंकि सूत्र नियम सब कुछ बच्चों को छोटे छोटे खंडों में दिए होते हैं और बस उन्हीं को जोड़कर बच्चों को आंसर बताना होता है। तो इससे बच्चों के जो अन्वेषण है खोजने की क्षमता उसका सही से विकास नहीं हो पाता है, तो इसका एक दोष हो गया। अगला है छात्रों में क्या होता है तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति और सोचने की शक्ति है उसका विकास सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि सब कुछ तो बच्चों के समक्ष पहले से ही दे दिए, तो बच्चों को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस विधि के कुछ दोष हो गए। ठीक है दोस्तों, हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस की जिससे कि आपका समय भी यहाँ पर बच सके। जो अगली विधि है जल्दी से हम उसकी ओर बढ़ते हैं, अन्वेषण, इसका दूसरा नाम मिलता है ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 5वीं विधि है, इसके बाद एक विधि और बचती है प्रयोगशाला विधि, उसको भी हम इसी वीडियो में जल्दी से डिस्कस करेंगे। अन्वेषण जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है देखिए इसकी खोज पूछी जाए अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि की, इसके खोजकर्ता का नाम याद रखना आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पूछा जाता है कि अन्वेषण या जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसकी खोजकर्ता कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। देखिए ये विधि मैं स्वयं खोज करता हूँ, इतना याद रख लेंगे तो आपको पूरा इसका समझ में जाएगा। मैं स्वयं खोज करता हूँ, बस इतने से ही इस विधि का पूरा हम अर्थ निकाल सकते हैं। मैं स्वयं खोज करता हूँ, यानी कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। ठीक है, यानी कि अन्वेषण जो विधि होती है वो कहती है कि विद्यार्थी इसमें स्वयं अपने आप ही खोज करते हैं और अपने आप जब खोज करते हैं, खोज करते करते ही वो इसमें सीखते भी जाते हैं। अन्वेषण विधि या जिसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई, स्वयं खोज करके सीखने की विधि अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है। अब चूंकि एक महोदय का नाम आ गया यहाँ पे बर्नार्ड, तो जब भी नाम आ जाए इसको मोस्ट IMP नाम देकर याद कर लें, बर्नार्ड, इतना नाम याद रख लें। बाकी इनने क्या कहा है इसमें एक कीवर्ड एक पकड़ के याद रख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है इस विधि के बारे में, जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक यह प्रणाली छात्र को खोजने वाले की स्थिति में रखती है। ठीक है, जहाँ तक भी संभव होता है वहाँ तक यह प्रणाली यानी कि अन्वेषण जो ह्यूरिस्टिक विधि है बच्चे को क्या करती, खोजने वाले की स्थिति में रखती है, यानी कि वो हमेशा खोजने की स्थिति में रहे। तो खोजने की स्थिति में रहे बात किसने कही है, बर्नार्ड ने कही है, ऐसा याद रख लेना, तो आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा परीक्षा में। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट से आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जरूर लगा लेना। PDF मैं इस चैप्टर के बाद टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। अब जल्दी से इस विधि के हम गुण देखते हैं और दोष देखते हैं। तो इस विधि के गुण देखिए, छात्रों में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक भावना का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है, क्योंकि छात्र स्वयं से ही खोज रहे हैं, तो चूंकि मनोवैज्ञानिक भावना भी उनमें विकसित होगी और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उनमें विकसित होगा। तर्क भी करेंगे, वो निर्णय खुद लेंगे, डिसीजन, कल्पना एंड इमेजिंग करेंगे, चिंतन थिंकिंग करेंगे आदि अवसर का उन्हें प्रदान करती है विधि, क्योंकि बच्चे सब कुछ इसमें स्वयं करके खोजते हैं, तो ये सारे गुण उनके लिए एक अवसर प्रदान करती है ये विधि। ठीक है, अगला पॉइंट है, छात्रों को स्वयं गणित का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस विधि का एक अच्छा गुण हो गया कि छात्रों को स्वयं ही कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य अन्वेषण विधि करती है। ठीक है, इस विधि के हमने गुण देख लिए, तो जल्दी से इस विधि के हम दोष देखते हैं, फिर अगली विधि की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो विधि है अन्वेषण ह्यूरिस्टिक विधि, इसके क्या क्या दोष हो सकते हैं। सबसे पहला देखिए कि उच्च बुद्धि वाले छात्रों के लिए ही उपयोगी है। क्यों है, क्योंकि देखिए जो स्वयं से ही खोज करने की क्षमता सिर्फ उच्च बुद्धि वाले यानी प्रतिभाशाली बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि के बालक हैं वो स्वयं से खोज कर गणित की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इस विधि का दोष हो गया। ठीक है, अगला दोष हो गया कि छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटे कक्षा के बच्चे इतनी प्रतिभाशाली या बुद्धि के नहीं होते कि स्वयं ही समस्या को खोजें और उसका समाधान कर सकें। ठीक है, अगला है छात्रों को गलत निष्कर्ष पर भी पहुंचा सकती है, क्योंकि इस विधि में बच्चे स्वयं ही समस्या को खोजते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। कभी कभी हो सकता है बच्चों को इस गलत निष्कर्ष पर पहुंचा दे और बच्चे उसी को सही उत्तर मानकर हमेशा उसी की ओर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो इस विधि के क्या हो गए, कुछ दोष हो गए। गुण और दोष दोनों को याद रखना, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगली विधि देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला विधि, जो गणित शिक्षण की अगली विधि है कौन सी, प्रयोगशाला विधि।
ठीक है, इसको ध्यान से रखना। प्रयोगशाला विधि यानी कि जिसको लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल मेथड, जो भी आप नाम देना चाहें, इसको कई नाम दे सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि विज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन में प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी विज्ञान साइंस की शाखा है, उसमें बिना प्रैक्टिकल किए हुए उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है, बिना प्रैक्टिस से उसका सही ज्ञान नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार से गणित में भी प्रयोगशाला विधि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे अगला हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन पॉइंट आ जाता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का अनुसरण कौन सी विधि करती है, तो आप बताएंगे प्रयोगशाला विधि में किया जाए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, इसको याद रखना। एक पॉइंट सीधे ही पूछा जाता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का कौन सी विधि अनुसरण करती है, तो प्रयोगशाला विधि करती है। जब आप इसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे भाई ऐसा प्रश्न आपके लिए मिल जाएगा। अगला है ज्ञात से अज्ञात। देखिए ज्ञात से अज्ञात ऐसे और अज्ञात से ज्ञात काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो बहुत सारी विधियों में देख लिया, तो इनको आप अलग से पॉइंट लिखकर याद रखना कौन सी विधि में कहाँ से ज्ञात से अज्ञात है और अज्ञात से ज्ञात है। तो प्रयोगशाला विधि में क्या है, ज्ञात से अज्ञात, चूँकि ज्ञात होता है हम उसी से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि प्रयोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज्ञात होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ते हैं, प्रयोगशाला विधि में। इस विधि में क्या होता है, करो और सीखो, यानी कि हमें प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि करो और सीखो, ठीक है, यानी खुद ही करो और खुद सीखो। प्रैक्टिकल में यही होता है, खुद ही करो और खुद सीखो, बस थोड़ा सा गाइडेंस दे दिया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में इस प्रकार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया भी होती है एक तरीके से। तो चलिए इस विधि के हम कुछ गुण और दोष दोनों देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इस अध्याय को भी यहीं पे कंप्लीट करेंगे। देखिए जो प्रयोगशाला विधि है इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला गुण है कि सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। चूँकि आपने प्रैक्टिकल करके देखा होता है तो जो भी ज्ञान आपने सीखा होता है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाता है, ठीक है, वो ज्ञान स्थायी होता है, इसका एक गुण हो गया। दूसरा गुण हो गया प्रयोग की भावना को हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। चूँकि आपने जो भी प्रयोग किया है तो जो भी आपने प्रयोग किया उसको हमेशा आपको प्रोत्साहन यानी कि आप उससे मोटिवेट होते हैं और हमेशा उसको दोबारा दोहराने को उत्सुक होते हैं। अगला इसका गुण है कि गणित के सिद्धांत, संकल्पना और संबंध और विधि आदि का आपको स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चूँकि आपने प्रयोग में प्रैक्टिस से उसको प्रयोगशाला में अच्छे से करके देख लिया होता है। अगला गुण है निरीक्षण एवं तर्क शक्ति विकसित होती है। चूँकि आपने प्रयोग किया है तो उसमें बारीकी से आपने निरीक्षण भी रखा और तर्क भी करके देखा है, तो इससे आपकी जो निरीक्षण करने की और तर्क शक्ति करने की जो हैबिट है वो भी डेवलप बच्चों में हो जाती है ना। तो आपकी से मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरीके से जो क्या बोलते हैं इसके लिए जो गुण है वो विकसित हो जाते हैं, तो वो प्रयोगशाला विधि के गुण हो गए। अब चूंकि हर एक विधि का दोष भी है तो प्रयोगशाला विधि के क्या दोष होंगे वो यहाँ पे देखिए। तो इस विधि के क्या दोष होते हैं छात्रों में कि सभी प्रकरण इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते। चूँकि गणित विषय आपने देखा है, गणित विषय के सभी जो चैप्टर होते हैं, अध्याय होते हैं, वो प्रयोगशाला विधि के द्वारा नहीं पढ़ाए सकते हैं, तो वो एक इस विधि का दोष कह लीजिए। दूसरा अधिक खर्चीली होती है। जैसे कि आपको पता है कि प्रयोगशाला में गणित की प्रयोगशाला यदि बनाई जाए उसमें इंस्ट्रूमेंट जो आएंगे वो काफ़ी उस पर ज़्यादा धनराशि खर्च होगी, जो कि हर एक स्कूल में पॉसिबल नहीं हो पाता। आपने भी देखा होगा, आपने हो सकता है कि सरकारी स्कूल में जहाँ भी आपने आसपास हो तो मुश्किल ही है एक आध आपने कहीं देखा होगा वहाँ पे गणित की प्रयोगशाला हो, ठीक है, गणित की प्रयोगशाला बहुत ही कम मिलती है। उसका एक कारण ये भी है कि वो अधिक खर्चीली होती है, तो इसका एक दोष ये भी हो गया। जब वो प्रयोगशाला ही नहीं होगी तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। बहुत धीमी विधि है, क्योंकि प्रयोगशाला में अधिक समय लगता है। उसमें जब तक प्रैक्टिकल जो करते हैं बच्चे, जब तक उसको बार बार करेंगे, गलत करेंगे, है ना, फिर से दोहराएंगे, तो जब तक सही उत्तर तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, पाठ्यक्रम उनका समय पर कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसका एक दोष हो गया। इसके लिए प्रत्येक अध्यापक या बालक इस विधि का ठीक रूप से प्रयोग नहीं कर पाता। देखिए इसका एक दोष ये भी है कि जो अध्यापक है जो पढ़ा रहा है या फिर जो बालक है जो पढ़ रहा है इस विधि का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाता है, जिस कारण वो इस विधि का सही से लाभ नहीं उठा पाता है। तो इस विधि का दोष, इस विधि के दोष हो गए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बाकी जो शिक्षण विधियाँ बची थी वो इस वीडियो में डिस्कस कर ली। पार्ट 1 में आगमन और निगमन और कुछ और डेटा था वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था।
तो आई होप आज की वीडियो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। एक अध्याय और बचा गणित पेडागोजी को, जल्दी हम उसे कंप्लीट पढ़ेंगे। इसके बाद सीधा हम पर्यावरण विषय की ओर जाएंगे। तो चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको जो भी डाउट होता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए। यूट्यूब पर ही मैं रिप्लाई पर्सनली करूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सभी विषय की वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और ग्रुप पर भी देखिए, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों अलग अलग हैं, दोनों को ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप पर आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं जो सभी विद्यार्थी हैं, और टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ लिंक जो भी डालता हूं तो वहां पर आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।